बीकॉम पार्ट सेकंड में कंपनी अधिनियम में हम इस समय प्राप्य विवरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि जनता से धन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव पत्र या प्राप्य विवरण जारी करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रस्ताव और प्राप्य विवरण क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम आज ये देखेंगे कि प्राप्य विवरण की विषय वस्तु क्या है, क्या क्या इसमें शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में वैसे तो प्राप्य विवरण का कोई आदर्श नमूना नहीं है, लेकिन इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं या नियम बनाए गए हैं। उसके आधार पर कुछ बातें हैं जो प्राप्य विवरण के अंतर्गत शामिल की जानी आवश्यक हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें प्राप्य विवरण के अंतर्गत जो बातें शामिल की जाती हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप, उसमें सबसे पहले तिथि। प्रत्येक प्राप्य विवरण पर एक तिथि अंकित होती है। ये तिथि प्राप्य विवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाती है। फिर होता है हस्ताक्षर। प्रत्येक प्राप्य विवरण पर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनके नामों का विवरण प्राप्य विवरण में नाम दिया गया है, वो सब उस प्राप्य विवरण पर हस्ताक्षर करेंगे। और सूचनाएं, प्रत्येक कंपनी के प्राप्य विवरण में कुछ सूचनाएं दी जानी चाहिए। वो सूचनाएं क्या है? कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षक, विधि परामर्शदाता, बैंक, ट्रस्टी प्रन्यासी, अभिगोपक तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों के नाम इसके अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये बातें उस पर होने के बाद में निर्गमन के खुलने या बंद होने की तिथि जो है वो भी इसके अंतर्गत दी जाएगी। किस दिन इशू खुलेगा और किस दिन ये बंद होगा, ये तिथि भी इसके अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा निर्धारित किए गए समय में आवंटन पत्र जारी करने, रिफंड भेजने की व्यवस्था संबंधी घोषणाएं इसके अंतर्गत दी जाएगी, जिसमें एमसीए द्वारा घोषित नियमों के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि कंपनी के संचालक मंडल या संचालक मंडल के अधिकृत व्यक्ति या समिति ये घोषणा करेगी कि आवंटन पत्र रिफंड निर्गमन होने के 15 दिन के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। अन्यथा देरी की अवधि के लिए 15% ब्याज सहित संपूर्ण राशि लौटानी पड़ेगी। ये नियम बना हुआ है, इसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये जो राशि प्राप्त होगी वे किस अनुसूची बैंक में पृथक बैंक खाते में विवरण में रखी जाएगी, इसका विवरण भी प्राप्य विवरण में दिया जाता है। और इसमें घोषणा की जाएगी कि इस निर्गमन के प्राप्त राशि के साथ साथ पूर्ववर्ती कोई इश्यू हैं निर्गम किए गए हैं कंपनी ने, तो उनसे प्राप्त राशि जो है वो कौन सी है, कितनी अप्रयुक्त कर ली गई है, कौन सी अप्रयुक्त की गई है, इसका प्रकटीकरण भी प्राप्य विवरण के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा निर्गम के अभिगोपों का विवरण एमसी द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्राप्य विवरण में अभिगोपों के नाम, पते एवं टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर आदि और अभिगोपकों द्वारा कितनी राशि दी जाएगी इसका विवरण भी इसके अंतर्गत दिएगा। अभिगोपक कौन होते हैं? अभिगोपक सामान्यतः कंपनी जिन फंड हाउस के माध्यम से अपने इश्यू को कार्य करवाती है उसको अभिगोपक कहते हैं। उनसे एग्रीमेंट करती है कि वो इस संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करेंगे, इसके बदले में उन्हें कुछ फीस या राशि कंपनी की तरफ से दी जाती है। उनका विवरण भी इसके अंतर्गत दिया जाता है, यानी अभिगोपकों का विवरण और उसमें उसको दी गई राशि का उल्लेख इसके अंदर किया जाएगा। इसके अलावा संचालकों, अंकेक्षकों, निर्गम बैंकों, विशेषज्ञों तथा अन्य निर्धारित किए व्यक्तियों की सहमति भी आवश्यक है। एमसीए की जो नियम है उन नियमों के तहत इस प्राप्य विवरण में प्रणाशियों, सोलिसिटर्स या एडवोकेट्स जो होते हैं, निर्गम मर्चेंट बैंकिंग होती है जो इस इशू को पूर्ण करने में सहयोग करती है, या निगम रजिस्ट्रार जो होते हैं, उधारदाताओं या विशेषज्ञों की सहमति भी ली जाएगी। इसके अलावा निगम हेतु अधिकार तथा इस हेतु पारित संकल्प, यानी कंपनी के
जो संकल्प पारित किया गया है कि कंपनी जनता से नामांतरित करेगी, उसका एक जो संकल्प पारित किया था वो भी इस पर्यावरण में दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभूतियों के आवंटन एवं निर्गमन की प्रक्रिया एवं समय सारणी इसके अंतर्गत दी जाएगी। वो किस प्रकार से पूर्ण की जाएगी। कंपनी की पूंजी संरचना का निर्धारित रीति से विवरण इसमें दिया जाएगा। सार्वजनिक प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य एवं कंपनी के वर्तमान व्यवसाय का स्थान, परियोजना के क्रियान्वयन की समय सारणी इसके अंतर्गत दी जाएगी। न्यूनतम अभिधान की व्यवस्था जो है वह इसमें दी जाएगी। प्रीमियम के रूप में देय राशि, नकद के अतिरिक्त प्रतिफल पर निगमों का विवरण भी इसमें दिया जाएगा। यानी कैश के अलावा जो अन्य रूप में इन शेयर्स जारी किए जाते हैं उनका विवरण भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा संचालकों का विवरण भी दिया जाएगा। संचालकों की नियुक्ति, उनका पारिश्रमिक, कंपनी के हित की प्रकृति, सीमा निर्धारित की गई अन्य बातों का विवरण भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा प्रवर्तकों के अंशदान के स्रोत के संबंध में निर्धारित की रीति से प्रकटीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा परियोजनाओं का विवरण, पर्यावरण में परियोजनाओं से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख इसके अंदर किया जाएगा, जिसमें परियोजना के विशिष्ट जोखिम तत्व में प्रबंधकों का नजरिया या उनके विचार क्या हैं, क्या वो उसमें लुकआउट रखते हैं, परियोजना का कार्यकाल क्या होगा, प्रगति की सीमा क्या है, परियोजना की प्रगति किस तरह चल रही है और परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है, कब तक जो है उस परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके लिए इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई परियोजना या मुकदमे कंपनी पे हैं तो उनका विवरण भी पर्यावरण के अंतर्गत देना आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन भी इसमें जारी किए जाते हैं पर्यावरण के साथ में। उसमें देखिए कंपनी के लाभों एवं हानियों, संपत्तियों, दायित्वों तथा अन्य निर्धारित किए गए विषयों के संबंध में अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी इसमें दिया जाएगा। पर्यावरण जारी करने के वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 5 वर्षों का में से प्रत्येक वर्ष के लाभ हानि का विवरण का प्रतिवेदन भी इसके पर्यावरण के साथ जारी किया जाएगा। ये जो निर्गम के तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्ष यानी कंपनी के अस्तित्व के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कंपनी के व्यवसाय के लाभों एवं हानियों पर निर्धारित की गई रीति से बनाया गया अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस अंतिम दिन पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रतिवेदन, जिस दिन व्यवसाय के लेखे बनाए गए थे उन पर अंकेक्षकों का निर्धारित तिथि से तैयार किया गया प्रतिवेदन। ऐसा प्रतिवेदन पर्यावरण जारी करने के 180 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। 180 दिन का मतलब लगभग 6 महीने पहले से ज़्यादा पुराना प्रतिवेदन नहीं होना चाहिए। ये पर्यावरण जारी करने के पूर्ववर्ती 6 महीने का होना चाहिए। उस व्यवसाय या सौदे संबंधित प्रतिवेदन जिस पर प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया जाएगा। यानी उसका विवरण दिया जाएगा कि इस राशि का उपयोग जो प्रतिभूति से जो प्राप्त करने जा रही है कंपनी पर्यावरण के माध्यम से, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, इसका प्रतिवेदन भी इसमें दिया जाता है। इसके अलावा कुछ घोषणाएं करनी होती हैं। इस आशय की घोषणा भी की जाएगी कि कंपनी के पर्यावरण तैयार करने में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है। एक कथन इस आशय का भी होगा कि पर्यावरण में कोई भी बात अधिनियम के, प्रतिभूति अनुबंध नियम के तथा सेबी के प्रावधानों के अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पर्यावरण में कोई भी गलत तथ्य नहीं दिया गया है। अन्य कोई सामग्री जैसे पर्यावरण में निर्धारित की गई अन्य सामग्री प्रतिवेदन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जैसे एमसीए की अधिसूचना के अनुसार ये स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई कि किस रीति से कोई भी अन्य सामग्री तैयार की जाएगी तथा पर्यावरण में शामिल की जाएगी, उसका विवरण भी इसमें दिया जाएगा। कुछ और बातें पर्यावरण में है जो ज़रूरी है शामिल करना। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो व्यवस्था प्रावधान दिया गया है उसमें पहला है निर्गम गृह इश्यू हाउस द्वारा विक्रय हेतु प्रस्ताव की अतिरिक्त
विषय वस्तु। क्या होता है, कंपनी कभी कभी अपने सभी इशू को निर्गम ग्रहण इशू हाउसेस को सौंप देती है कि वो ही सभी संपूर्ण कार्य करेंगे, यानी कंपनी प्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित न होकर के किसी निर्गम ग्रह के माध्यम से पर्यावरण अपना शेयर्स जो है इस जनता से जनता में इशू करती है, जनता से धन प्राप्त करने की एक अनुबंध करती है। तो ये जो निर्गम ग्रह हैं ये क्या जारी करती हैं, ये भी इन पर्यावरण तो जारी करना पड़ेगा जनता को धन लेने के लिए। कंपनी प्रत्यक्ष नहीं करेगी तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्गम ग्रहों द्वारा जारी किया जाता है। तो उन निर्गम ग्रहों द्वारा जो जारी किया जाता है उसको विक्रय हेतु प्रस्ताव को पर्यावरण की निम्नलिखित बातें पर्यावरण जैसा माना जाता है। विक्रय हेतु प्रस्ताव देती है वो और उसको पर्यावरण जैसा माना जाता है। तो उसमें भी कुछ बातें शामिल की जाएंगी जो निर्गम ग्रहों के द्वारा की जाती है, तो वो जरूरी है शामिल करना। उसमें है उस प्रस्ताव के लिए प्राप्त किए जाने वाले प्रतिफल की शुद्ध राशि, यानी निर्गम ग्रह को इसके एवज में कितना प्रतिफल दिया जाएगा। इसके साथ ही वह स्थान या समय जहाँ पर अनुबंध का निरीक्षण किया जा सकता है। कौन से अनुबंध का? जो कंपनी एवं निर्गम ग्रह के बीच अंशों के इशू करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उस अनुबंध को कहाँ पर और किस जगह पर होगा, ताकि आम पब्लिक उसको देख सके, समझ सके कि किस नियम के तहत या किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण के मुख्य पृष्ठ पर लिखी जाने वाली कुछ विषय वस्तु बातें हैं जो पर्यावरण के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखी जाएंगी। उसमें एक तो यह है कि पर्यावरण की प्रति पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को सुपुर्द कर दी गई है, क्योंकि जब तक पर्यावरण का पंजीयन रजिस्ट्रार के पास नहीं होगा आप जनता से धन आमंत्रित नहीं कर सकते, तो इसका उल्लेख होगा। दूसरा, सुपुर्द किए गए पर्यावरण की प्रति के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रलेखों का उल्लेख, यानी जो रजिस्ट्रार को पर्यावरण रजिस्ट्रेशन हेतु दिया गया है उसके साथ साथ कौन कौन से प्रलेख दिए गए हैं उनका विवरण भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसका उल्लेख भी पर्यावरण के मुख्य पृष्ठ पर किया जाएगा। आगे बढ़ें तो पर्यावरण में और क्या शामिल है, देखिए यदि काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप संबंधित प्रावधानों का प्रकाशन, यानी प्रत्येक कंपनी के पर्यावरण एवं प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र काल्पनिक नाम से आवेदन करने पर लागू होने वाले नियम या प्रावधानों का भी प्रकाशन किया जाएगा कि ऐसा होता है तो इसमें कौन से नियम एवं कानून लागू होगा। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों के प्रमाण पत्र की शर्तें भी होती हैं, जिसमें देखिए किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण पत्र किसी भी पर्यावरण में तभी तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि कुछ बातें पूर्ण नहीं हो जाती हैं। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होना चाहिए जो कंपनी के निर्माण या परिवर्तन या प्रबंध से जुड़ा हुआ या उसमें हित रखने वाला हो। यानी जिस विशेषज्ञ की एक्सपर्ट की प्रमाण पत्र प्राय विवरण के साथ दिया जा रहा है या पर्यावरण में दिया जा रहा है, वह व्यक्ति कंपनी के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ या उसमें हित रखने वाला है। दूसरा, उसने पर्यावरण जारी करने की लिखित सहमति दे दी है तथा पर्यावरण की प्रति को रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी सहमति वापस नहीं ली है। अर्थात जो विशेषज्ञ का जो विवरण दिया गया है वह है इस पर्यावरण को जारी करने के लिए सहमत हुआ है और किसी भी रूप में उसने अपनी सहमति वापस ना ली हो। ये जो सहमति है इसको पर्यावरण में शामिल किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण विषय वस्तु संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन में यदि कोई व्यक्ति, यानी जो पर्यावरण के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या जिम्मेदार है, यदि वो किसी प्रकार की कोई कोताही या गलती करते हैं तो कम से कम 50,000 रुपये तक या 3 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जाए। यानी अर्थदंड की व्यवस्था है कंपनी पर। और निर्गमन के पक्षकारों पर ऐसे पर्यावरण के निर्गमन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा या कम से कम 50,000 रुपये तक अधिकतम 3 लाख रुपये का अर्थदंड दिया सकता है। यानी कंपनी पर 50,000 या 3 लाख तक, और जो व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेदार हैं उन पर 3 वर्ष की सजा और 50,000 से 3 लाख रुपये के अर्थदंड भी दिया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति
क्रय विवरण को बनाने में कोई भी गलती करता है तो। इसके अलावा देखिए, क्रय विवरण का विज्ञापन, कई बार क्या है, कंपनियां विज्ञापन जारी करती हैं क्रय विवरण के लिए। जो प्रकाशित विज्ञापन किसी भी रूप में प्रकाशित किया जाता है, किंतु यदि ऐसा विज्ञापन जो है वो उस कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। जो विज्ञापन जो दिया जाता है उसमें कुछ बातें जो हैं वो सामान्यतः सीमा नियम की विषय वस्तु से संबंधित होती हैं, वो देनी आवश्यक हैं। क्योंकि विज्ञापन में संपूर्ण विवरण नहीं दिया जाता, इसलिए विज्ञापन में कुछ संक्षिप्त बातें दी जाती हैं। उसमें महत्वपूर्ण है कंपनी के उद्देश्य दिए जाएंगे, सदस्यों का दायित्व क्या है, कंपनी की अंश पूंजी क्या है, सीमान्य पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम कौन कौन है, इन हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अभिदत्त अंशों की संख्या, यानी कितने अंश उन्होंने पेड अप करके खरीद लिए हैं, और कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की पूंजी संरचना क्या है, ये विवरण विज्ञापन में दिया जाएगा। इससे आगे पर्यावरण की विषय वस्तु संबंधी उपयुक्त सभी प्रावधान जो हैं प्रत्येक पर्यावरण अथवा आवेदन पत्र पर लागू होंगे, चाहे वह कंपनी के निर्माण के संबंध में जारी किए गए हैं अथवा नहीं है। ये सब पे जो है वो जारी जरूरी है। तो ये है पर्यावरण की कुछ विषय वस्तु की बातें। कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं है जिसको संपूर्ण रूप से पर्यावरण को अपनाया जाए। पर्यावरण में कुछ बातें कम ज़्यादा हो सकती हैं, प्रत्येक कंपनी की परिस्थिति के अनुसार विषय वस्तु शामिल की जाती हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताई हैं वो पर्यावरण की वो बातें हैं जो कंपनी अधिनियम की व्यवस्था में दी गई हैं, और ये प्रत्येक पर्यावरण में शामिल की जानी आवश्यक होंगी। इसके अलावा हम आगे देखेंगे पंजीयन किस प्रकार से किया जाता है, निर्गमन का क्या नियम है, और विक्रय हेतु प्रस्ताव के बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं, सेल्फ विवरण क्या है, सेल्फ परविवरण क्या है। इस तरह की जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।